हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इम्पॉर्टेंट फार्मासिस्ट एमसीयू सीरीज को हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स और रिलेटेड क्वेश्चंस रहे जो केमिस्ट्री के, और उसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड डायरेटिक्स ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। मैंने पहले ही कहा हुआ है, ये जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू ना समझे इसको बेटा, एमसीक्यू प्लस ये आपका क्लास है और आपका रैपिड रिवीजन हम करा रहे हैं, तो इसको प्रॉपरली सीरियसली करते चलें। आप सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर आप करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। कोई भी एग्जाम होने वाला हो, अगर फार्मेसी के ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में दिख रहे हैं ना, तो इनसे क्वेश्चन जरूर दिखने वाला है, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, हम बढ़िया पूरा कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग इसको प्रॉपर नोट भी करते चलें। देखो क्या होता है, डिजिटली हम पढ़ते हैं, बट आप अपना एक बुक भी बना के रखोगे। भाई मेरे ये यूट्यूब कॉपी है, जितना मैंने यूट्यूब से पढ़ता हूं मैं इसमें नोट करता जाता हूं। तो ये चीज ध्यान रखना मेरी। क्या होता है, वीडियो आ जाएगा पीछे चला जाएगा, कई वीडियो आए चले जाते हैं, बट आप क्या करें, अपने नोट्स बना लें कि ये मेरा यूट्यूब रजिस्टर है, यूट्यूब कॉपी है, तो बेटर रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसमें देखेंगे हम जो ड्रग्स रिलेटेड हैं, कहां से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डायरेटिक्स एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनके क्या क्या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखेंगे हम। एक्चुअल में ये जो सीबीएस है, डायरेटिक्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, ये देखा जाए तो मार्केट में जितनी ड्रग्स आ रही है ना, मैक्सिमम इन्हीं का, पेशेंट सबसे ज्यादा इसी के हैं। 40 प्लस जाता है पर्सन और उसको बीमारी घेर लेती है, उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत उसको पड़ती है। तो क्वेश्चंस भी जब आते हैं ना, तो जो हमारे चारों ओर की चीजें रहती हैं उससे संबंधित ही क्वेश्चंस हमको बनते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विथ टेट्राजोल रिंग। तो पहले क्वेश्चंस को तोड़ के रखेंगे हम, अलग अलग क्वेश्चंस को डिवाइड करें। भाई क्वेश्चंस का मतलब तो समझे कि ये पूछ क्या रहे हैं हमसे। भाई देखते हैं इसमें। सबसे पहले लिखा है, देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब भाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ड्रग है। एक पर्सन थे हमारे एक्स, इनका क्या हुआ, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। ये डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, उसने ब्लड प्रेशर कम करके क्या कर दिया, उसका कहां तक ले गए, नॉर्मल था। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इनको हम दूसरा नाम में इनको हाइपोटेंसिव भी बोल सकते हैं, हाइपोटेंसिव ड्रग भी बोल सकते हैं भाई। हाइपोटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने वाली, तो डरने की कोई बात नहीं है कि एंटी हाइपरटेंसिव हाइपोटेंसिव अलग नहीं है, एक ही चीज है, ब्लड प्रेशर को कम करना। यहां पर लिखा हुआ है टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है बेटा 4, और एजोल का मतलब होता है नाइट्रोजन। भाई ऐसी ड्रग है जो एंटी हाइपरटेंसिव भी है और उसमें 4 नाइट्रोजन की क्या रिंग प्रेजेंट होती है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, एमपीएनएचएम में आया था ये क्वेश्चन। इसमें देखो, अगर हम बात करें, हम पहले पॉइंट को देखें एंटी हाइपरटेंसिव में, तो क्लोनिडीन भी एंटी हाइपरटेंसिव होती है, कैप्टोप्रिल भी होती है, वल्सर्टेन भी होती है, सब होती है। कार्बापेनम को यहां से अलग करो भाई। कार्बापेनम तो हमारा क्या होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये तो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो इसका तो कोई काम है नहीं। अब बचते मेरे पास 3 ऑप्शन। अब हम यहां पर देखेंगे सेकंड पॉइंट, टेट्राजोल रिंग किसमें होती है। बेटा क्लोनिडीन को अच्छे से याद कर लेना, इसमें इमिडाजोलिन रिंग रहती है, ठीक है ना। कैप्टोप्रिल जो होता है, इसमें प्रोलीन न्यूक्लियस होता है जिसमें सिंगल नाइट्रोजन होता है, इस तरीके से पायरोलिडीन रिंग बोलते हैं। इसमें डबल नाइट्रोजन वाली इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है, ये डबल नाइट्रोजन वाली क्या रहती है, इमिडाजोल रिंग होती है। वल्सर्टिन जो होता है हमारा, वल्सर्टिन, टेलमिसर्टिन, कैंडिसर्टिन, इसमें रहती है टेट्राजोल रिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, वल्सर्टिन। अब वल्सर्टिन की थोड़ा सा हम उसकी हिस्ट्री जानते हैं कि वल्सर्टिन क्या है, कैसे हैं, कहां से निकल के आते हैं ये भाई। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं आरएएस सिस्टम बोलते हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहलाता है। और हमारी बॉडी का, आज हम लोग सही हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर का ऑटो रेगुलेशन यही कर रहा है। ऑटो रेगुलेशन समझते हो, मान लो हमारा ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, सपोज हमने रनिंग की, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो भाई इसके लिए हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाए। नहीं, हमारी बॉडी में ऑटो रेगुलेशन है, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को कम भी कर देगी। सपोज अचानक से अपन ने ब्लड डोनेट किया, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया भाई, ठीक है ना। तो हमें भाई फिर बढ़ाने वाली ड्रग लेने की जरूरत नहीं, हमारी बॉडी ऑटो रेगुलेट करती रहती, तो वो कहलाता है आरएएस सिस्टम होता है। इस सिस्टम में मेन ये रहता है कि जो एंजियोटेंसिन 1 रहता है और 1 से आगे जाके बनता है
एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है ना। ये जो सेकेंड होता है ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रक्शन करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, मतलब हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और एल्डोस्टेरॉन का रिलीज कराता है। ये तीन इंपॉर्टेंट काम ये करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। सेकेंड करता है बेटा, ध्यान रखना, फर्स्ट कुछ नहीं करता है, फर्स्ट आपका इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। यहां पर जो फर्स्ट से सेकंड बनाने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एसीई एंजाइम बोलते हैं। ये एसी एंजाइम सेकंड बनाता है और ये सब हमारे जब बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये काम हमारा इनहिबिट हो जाता है। ये नॉर्मल बॉडी की कहानी है कि जब जरूरत थी तो बन गया सेकंड। सेकंड जो है काम कैसे करता है, ये जाता है एंजो 81 रिसेप्टर होता है इसका और 82 रिसेप्टर होता है। तो जो काम होते हैं ये वाले पूरे सब 81 रिसेप्टर के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है ना कि एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर किसके थ्रू काम करता है, तो हमको लगता है 81 जो है वो ये एंजियोटेंसिन 1 पे काम करता होगा, 2 पे करता होगा। बेटा 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 तो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव है, ठीक है ना। जो सेकंड रहता है ना वो अपने पूरे काम जो कर रहा है वो 81 के थ्रू करता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करें जो सेकंड होता है, अगर इसके नेचर की बात करें बेटा तो ऑक्टापेप्टाइड होता है। इसमें 8 अमीनो एसिड ऐसे लगे रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड कैसा होता है हमारा, ऑक्टापेप्टाइड होता है, ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है ना। ऑक्टापेप्टाइड होता है। हम आपको ये यहां पर क्यों बता रहे हैं, एक्चुअल में क्या है जो अपन की ये वेल सर्टेन आंसर है ना वो 81 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, या उसको हम बोल सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड का एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर बोल सकती है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। जो कैप्टोप्रिल होता है बेटा वो एंजाइम को इनहिबिट करता है, एसी एंजाइम का इनहिबिटर होता है। दोनों के काम क्या है, वही है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड के जो एक्शंस होते हैं उनको रिड्यूस करेंगे, बट करने का तरीका अलग अलग है। ये एंजाइम इनहिबिटर है हमारा कैप्टोप्रिल और वाल्सर्टेन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, ध्यान रखना है। कैप्टोप्रिल में एक और चीज याद रखना बेटा, इसमें जो एडवर्स इफेक्ट होता है इसका बेटा ड्राई कफ होता है, ड्राई सीवियर कफ हो जाता है कैप्टोप्रिल में। और वाल्सर्टेन में ये सब चीजें होती नहीं है क्योंकि ये एसी एंजाइम को इनहिबिट करता नहीं है, रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इनको आपको ध्यान रखना है, कैप्टोप्रिल के जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोलीन न्यूक्लियस होता है। ये भी आगे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम इसमें। क्लोनाडीन का स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके पहले की क्लास में बताया। अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है, दिखने में ये एगोनिस्ट है भाई अल्फा 2 का। आप बोलोगे सर अल्फा 2 का एगोनिस्ट है तो एड्रीनर्जिक ड्रग होना चाहिए भाई, है एड्रीनर्जिक ड्रग, बट ऑटो रिसेप्टर का है, ये ऑटो रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो एक्टिवेट होगा तो नॉनेपेप्रिन का रिलीज कम होता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इसको एंटी हाइपरटेंसिव हम बोल सकते हैं। साथ में ये सीएनएस पर डायरेक्ट काम करता है, वहां से नॉनेपेप्रिन के एक्शन को कम करता है, इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव है। इमिडाजोल रिंग है इसमें बेटा, क्लोरो ग्रुप होते हैं, क्लोनाडीन इसलिए इसका नाम है। कैप्टोप्रिल ध्यान रखना ये सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है बेटा, इसमें सल्फाइड्रिल ग्रुप है ये, ध्यान रखना सल्फाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग होती है। बुक में क्या होता है बच्चा, बुक वाले क्या करते हैं कई बार हमको गलत कराते हैं। उन्होंने कहा है कि कार्बोक्सिलिल वाली ड्रग, इसके क्लासिफिकेशन में एसी इनहिबिटर में सल्फाइड्रिल और फॉस्फेट वाली ड्रग, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो जब बच्चा पढ़ता है कैप्टोप्रिल सल्फाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग, तो बेटा कैप्टोप्रिल में सल्फाइड्रिल तो है लेकिन एक सीओएच भी है, एक सीओएच तो सभी में है, ये उसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो मेरे भाई सभी में है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक वाले जो हैं तो फिर सर वो क्या है, तो उसमें डबल हो गया, इसमें सल्फाइड्रिल प्लस कार्बोक्सिलिल है, उसमें डबल कार्बोक्सिलिल है, जो फॉस्फेट वाला है उसमें फॉस्फेट के साथ कार्बोक्सिलिक होता है। तो ध्यान रखना कैप्टोप्रिल में पायलोडीन रिंग होती है। इस पूरे सिस्टम को बेटा हम प्रोलीन न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, ये आपका दिख रहा है बल सर्टेन, कैंडी सर्टेन, टेलमी सर्टेन, जितने सर्टेन हो ले आओ, सबकी सर्टेन में आपका क्या है टेट्राजोल रिंग होती है, ध्यान रखना। कार्बिपिनम हमारा टोटल अलग है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ये बीटा लैक्टम रिंग उसमें प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है इसमें क्लोनाडीन स्ट्रक्चरली इज डेरिवेटिव, वही क्वेश्चंस फिर से आ गया जो अभी डिस्कस किया अपन ने कि क्लोनाडीन में कौन सा रिंग होता है बेटा। क्लोनाडीन में देखो आपका पायरामिडीन नहीं होता, ठीक है ना, ट्रायाजीन भी नहीं होता मेरे भाई, पायोलिन भी नहीं होता, पायराजोलिन भी नहीं होता, इमिडाजोलिन रहता है। तो ये आपका डी आंसर इसका राइट आंसर रहेगा क्लोनाडीन के लिए। अभी अपन ने डिस्कस किया क्लोनाडीन में आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लोनाडीन की अगर बात करें तो देखो उसमें क्लोरो तो है ही हमारा, अगर कोई नाम पूछे आईयूपीएसी नेम तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2,6 डाइक्लोरो रहेगा, उसमें फिनाइल रहेगा और इमिडाजोलिन लिखा रहेगा, तो आप बन जाएगा आंसर। क्लोनाडीन अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है, सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग कहलाता है, नॉनेपेप्रिन के रिलीज को ये कम करता है, ये ध्यान रखना आप इसको। निफेटेपिन की बात आती है ना जब, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। निफेटेपिन किसका डेरिवेटिव होता है,
तो निफेडेपिन जो होता है बेटा, ये जो है निफेडेपिन, याद रखना अच्छे से, ये है हमारा 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन होता है। अब इसमें देखो पायरिडीन ले लिखा है डी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। अब ये 1,4 जो है ये भी ध्यान रखना आपको, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन। जितने भी डिपीन होते हैं, अम्लोडिपीन, निकार्डिपीन, सभी डिपीन, ये सभी क्या होते हैं, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये ब्लड वेसल्स पर काम करके उनका रिलैक्सेशन करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये इनका मैकेनिज्म। निफेडेपिन को ध्यान रखेंगे, निफेडेपिन से रिलेटेड जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनका सबका यही रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे निफेडेपिन का, तो ये देखो आपको यहां पर ये जो दिख रहा है, ये 1,4 आपका क्या है, 1 2 3 4, 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन न्यूक्लियस होता है, इसमें यहां पर नाइट्रो ग्रुप होता है। अगर आप अम्लोडिपीन में जाएंगे तो उसमें क्लोरो रहता है। तो ये आपको याद रखना है। निफेडेपिन जो होता है इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको इसका बताया, ध्यान रखेंगे क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसमें कुछ चीजें और हैं निफेडेपिन से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट में आपको याद कर लेना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कहानी पूरी हमें क्लियर होना चाहिए। हम अगर बुक को उठा के देखें ना, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमको मिलते कहां कहां है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर हम बुक को खोल के देखते हैं ना, तो पहले नंबर पर हमको मिलते हैं बेटा टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हमारे काम के हैं। टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें, टी फॉर ट्रांजिएंट होता है। ये हम जब एंटीपिलेप्टिक ड्रग पढ़ते थे तो हमें एक न्यूज चैनल वाला आया था ईटीवी, ईटीवी वाले ने बोला कि मैं ईटीवी वाला हूं, मेरी जो मैकेनिज्म होती है मैं टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता हूं। आप बोलोगे सर ईटीवी न्यूज चैनल ड्रग, अरे भाई कुछ नहीं, वो तो मैंने ट्रिक बताया, ईटीवी से याद रखना। ई से हो गया बेटा एथोसक्सीमाइड, टी से हो गया मेरे भाई ट्राइमेथाडोन हो गया, ठीक है ना, और वी से हो गया वेल्फ्रोइक एसिड। तो ये याद रखना, इन सबका मैकेनिज्म होता है टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर चलते हैं हम लोग हार्ट के पास पहुंचते हैं, ब्लड वेसल, तो वहां रहते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ये जो होते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली जो कैटेगरी है वो कहलाती है 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें अपन डिपीन वाले पढ़ते हैं, अम्लोडिपीन वगैरह ये आते हैं। इसके अलावा बेटा होता है एक फिनाइल अल्काइल अमीन, उसमें आता है वरापामिल आता है, ठीक है ना। और एक और होता है जो उसमें बेंजोथियाजिपिन, बेंजोडाइजिपिन नहीं, ना ही बेंजोडाइजिपिन नहीं, बेंजोथियाजिपिन रिंग रहती है उसमें, उसमें रहता है आपका डिल्टियाजिम, डिल्टियाजिम रहता है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसमें हमारा, ठीक है ना। तो आपको तो याद रखना है डिल्टियाजिम हो गया, ठीक है ना, और वरापामिल हो गया, और आपका अम्लोडिपीन हो गया। अम्लोडिपीन, निफेडेपिन, ये 3 होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ये हमारे क्या होते हैं। अब इसमें देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है बेटा, जो 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन होते हैं ये ब्लड वेसल्स पर मेनली काम करते हैं, और ये दोनों हार्ट पर मेनली काम करते हैं। अगर ये काम करेंगे तो हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं तो वैसोडाइलेशन करते हैं। ये ध्यान रखना। एक एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर के साथ दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर का मतलब होता है हार्ट की एक्टिविटी को कम करने वाला। तो भाई अगर आप वेरापामिल और डिल्टियाजिम को देंगे तो हार्ट की एक्टिविटी हो जाएगी बहुत ज्यादा कम, और पेशेंट का हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट। तो जो वैसो ब्लड वेसल्स पर काम करते हैं हमारे डिपीन वाले, उनको हम बीटा ब्लॉकर के साथ सेफली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेटेरोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट इन द ट्राइमेट्रीन। ट्राइमेट्रीन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट होती है। ट्राइमेट्रीन जो होता है हमारा क्या होता है, सबसे पहले इसमें बेटा अमीलोराइड होता है एक हमारा, और ट्राइमेट्रीन होते हैं। ये कहलाते हैं हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स कहलाते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स होते हैं। पोटेशियम को हमारी बॉडी में सेव करके रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता था, थियाजाइड या फ्यूरिसमाइड हमने यूज किया, ये हाई एफिकेसी डायोटिक्स थे। ये देखो सोडियम का एक्सक्रीशन तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में पोटेशियम का भी बढ़ाते थे। तो प्रॉब्लम ये होती थी हाइपोकैलेमिया हो जाता था। तो इनके साथ में फिर हम इनको दे देते हैं, अकेले कभी यूज नहीं होते, ये वीक डायोटिक्स होते हैं। तो ये जो पोटेशियम का लॉस हो रहा था, ये पोटेशियम का लॉस फिर नहीं होता है। तो ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स होता है, ट्राइमेट्रीन और अमीलोराइड। इसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है बेटा, इसमें टेराडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, इसमें कौन सी रिंग रहती है, टेराडीन रिंग आपकी प्रेजेंट रहती है। रिंग कौन सी प्रेजेंट रहेगी इसमें, टेराडीन रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। ध्यान रखेंगे, टेराडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। टेराडीन रिंग को आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें टेराडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये दिख रहा है आपको, टेराडीन रिंग होती है। इसमें एक टेराडीन रिंग का फ्यूजन किसका होता है बेटा, देखो पायरिमिडीन रिंग है। ये जो रिंग है इस साइड डबल नाइट्रोजन अल्टरनेट पायरिमिडीन है, और जब आमने सामने नाइट्रोजन रहते हैं तो पायराजीन कहलाती है। तो पायरिमिडीन प्लस पायराजीन रिंग का फ्यूजन होता है टेराडीन रिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री का, याद रखना है आपको, क्लियर, ओके।
इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप 5 स्टार रेटिंग दे दें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेंजोथियाजाइड डायरेटिक्स होते हैं, जो हमारे थियाजाइड डायरेटिक्स होते हैं, डराने के लिए उन्होंने इतना बड़ा नाम लिख दिया, सिंपल सा है। थियाजाइड जो डायरेटिक्स होते हैं उसमें 7 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ये क्वेश्चन आया। थियाजाइड रिंग रहती है, उस रिंग में 7 पोजीशन पर क्या होता है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पोजीशन पर बेटा उसमें सल्फोमाइल ग्रुप होता है, SO2NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो उसकी डायरेटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी रहता है। उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरोफ्लोरो भी रहते हैं, लेकिन बेटा वो 6 पोजीशन पर होते हैं। तो याद रखना है ये बेंजोथायोडाइजीन या थियाजाइड जो डायरेटिक्स होता है उसमें पोजीशन 7 पर क्या होता है, उसमें पोजीशन 7 पर बेटा सल्फोमाइल ग्रुप होता है। पोजीशन 7 पर क्या होता है, सल्फोमाइल ग्रुप होता है, ध्यान रखना। एक वीक में बेटा 7 डेज होते हैं, और 7 डेज मतलब आपका लास्ट डे संडे रहता है, तो संडे का एस हो गया, और यहाँ पर 7 का एस मान लो आप, और ये सल्फोमाइल का एस मान लो। ध्यान रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसएआर का यही पॉइंट आता है कि जो थियाजाइड डायरेटिक्स होते हैं उसमें 7 पोजीशन पर क्या होता है, 7 पर 7 का एस और एस से सल्फोमाइल ग्रुप होता है। 6 पर क्या होता है बेटा, क्लोरो होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो हरियाणा फार्मासिस्ट में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ओके, इसमें देखो जो चीजें हैं मैं बता देता हूं। ये जो सामने दिख रहा है आपको बढ़िया स्ट्रक्चर, ये थियाजाइड डायरेटिक्स का। हम आपसे ये नहीं कहेंगे बेटा पूरा स्ट्रक्चर याद करो ना, आपको देख के थोड़ा सा समझ आना चाहिए। रिंग किसकी है, थियाजाइड की। एक क्वेश्चन आता है कि थियाजाइड का स्ट्रक्चर, डाइएजॉक्साइड एक ड्रग होती है हमारी, एंटी हाइपरटेंसिव होती है डाइएजॉक्साइड। उसमें आपका वो पोटेशियम, आपका क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। वो उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है। भाई ये किसके जैसा दिखता है, भाई आपने बोला एक हीरो है कोई बहुत बड़ा, अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार के जैसा कौन दिखता है, तो ऐसे ही थियाजाइड के जैसा कौन दिखता है, डाइऑक्साइड दिखता है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ध्यान रखना इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, इसमें बेटा नंबरिंग याद रखना, ये इधर से नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पोजीशन पर बेटा सल्फोमाइल ग्रुप होता है। ध्यान रखना 7 पोजीशन पर सल्फोमाइल ग्रुप होता है। ये बेटा 3 4 पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। अगर ये डबल बॉन्ड है तो थियाजाइड है, अगर आपने बेटा उसको सैचुरेट कर दिया तो हाइड्रोबार्ड आ जाएगा। और जब ऐसा सैचुरेशन होता है बेटा तो 10 टाइम्स उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 6 पोजीशन पर क्या होता है बेटा, 6 पोजीशन पर आपका कोई भी आप क्लोरो ग्रुप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। 7 पर क्या होता है बेटा, सल्फोमाइल होता है। जिस भी ड्रग में आपको सल्फोमाइल मिल जाए ना, इस दुनिया में जितनी ड्रग में सल्फोमाइल है बेटा, सबका एडवर्स इफेक्ट एलर्जी होता है। एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, ध्यान रखना वो इसी ग्रुप के कारण होता है, SO2NH2 के कारण। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको क्लियरली ध्यान रखना है। ओके, एसएआर याद रखेंगे। एसएआर में मैंने आपको क्या बोला, पूरा एसएआर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो बेटा याद रखो अच्छे से। 7 पोजीशन पे सल्फोमाइल, 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जो आपका ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, इसको अगर आप सैचुरेट करोगे तो 10 टाइम्स उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। बस इतना आपको याद रखना है बेटा, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है केमिकली फ्यूरिसिमाइड। फ्यूरिसिमाइड जो है ना, फ्यूरिसिमाइड इंपॉर्टेंट है। जैसे याद रखना फ्यूरिसिमाइड जो होता है हमारा बेटा हाई इफिकेसी डायोटिक्स में आता है। हाई इफिकेसी डायोटिक्स होता है, जिसको अपन लोग लूप डायोटिक्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में लूप इसके स्ट्रक्चर में नहीं आप सोचो कि यार ये लूप डायोटिक्स से मतलब ये लूप जैसा होता है, नहीं भाई। ये लूप आप हेनले पर काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लूप डायोटिक्स होता है। हाई एफिकेसी होता है, सबसे पावरफुल डायोटिक्स होता है, सबसे ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन यही कराता है। याद रखना है फ्यूरिसिमाइड। अब फ्यूरिसिमाइड का तो क्वेश्चन हमसे केमिस्ट्री का पूछा इन्होंने, तो देखो फ्यूरा तो लिखा हुआ है, तो इसमें फ्यूरॉन रिंग तो होनी है। तो ये पायरिडाइल वाले तो आप काट दो, कोई मतलब की नहीं है, आपके ए और सी ऑप्शन तो बचते नहीं है। अब ये सल्फर, देखो डायरेटिक्स की कहानी ये है कि जितने डायरेटिक्स है ना, मैक्सिमम डायरेटिक्स में आपका SO2NH2 होता ही है, ठीक है ना। तो सल्फोमाइल तो होगा ही, और सब में बेटा 5 लिख दिया तो हमारी टेंशन खत्म। 5 ही होता है, ठीक है ना, 5 ही होता है, सब में 5 लिखा है, मतलब 5 सल्फोमाइल भी है इसमें। अब कहानी कहां से इतनी हो जाती है कि जो क्लोरो ग्रुप हो रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन हमको करना है। तो यहां पर देखो एग्जाम में क्या हुआ, जनरली इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं देते हैं, बट अगर कोई क्वेश्चन आया, बच्चे ने हमको बताया कि सर फ्यूरिसिमाइड का आईपीसी नेम आया, तो हमने उसको क्लोज बना दिए। इसका राइट आंसर होगा 4 क्लोरो एन फरफुराइल 5 सल्फोमाइल एंथ्रेलिक एसिड होता है। ध्यान रखना ये आपको क्लियर, ये फ्लोरो नहीं होता है, इसमें क्लोरो होता है। फ्यूरिसिमाइड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फ्यूरिसिमाइड जो होता है बेटा याद रखेंगे, फ्यूरिसिमाइड हमारा लूप डायोटिक्स होता है, इसको याद रखना। अभी स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा,
तो उसको याद रखें, फ्यूरिसमाइड, टोरिसमाइड, ब्यूमेटेनाइड। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं बताना चाहता हूं आपको बेटा, अभी अपन ने पढ़ा था वो थियाजाइड डायरेटिक्स, उसमें जो आपका सल्फोमाइल ग्रुप था वो 7 पोजीशन पर था बेटा, इसमें 5 पोजीशन पर होता है। एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है, बोलेगा बच्चा तो याद कर लेता है कि 7 पर सल्फोमाइल, तो बेटा वो थियाजाइड में है। यहाँ फ्यूरिसमाइड में अगर क्वेश्चन आता है, लूप डायोटिक्स में अगर क्वेश्चन आता है, हाई एफिकेसी में क्वेश्चन आता है ना, तो 5 पोजीशन ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो इसको देखो, इसमें फ्यूरिसमाइड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फ्यूरिसमाइड जो होता है बेटा एंथैलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, और इसमें 4 क्लोरो होता है, और ये आपका फ्यूरोन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है आपको, क्लियर। और ये सल्फोमाइल ग्रुप रहता है, ये 5 पोजीशन पर होता है। इसके बाद फ्यूरिसमाइड की अगर कहानी की बात करें बेटा, ये लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करता है। इसको बेटा हम लोग साइट 2 डायोटिक्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, ठीक है ना, ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है लूप ऑफ हेनले पे, और सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है बेटा, ध्यान रखना, सोडियम का तो बढ़ाएगा ही, साथ में बोलेगा चलो पोटेशियम को भी लेके चलते हैं, पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ाता है, साथ में बेटा कैल्शियम का भी बढ़ाता है, ध्यान रखना, लेकिन यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना, याद रखना है, सोडियम को बढ़ाएगा, पोटेशियम को बढ़ाएगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा, लेकिन यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है। जैसे मान लो किसी को रीनल स्टोन हो गया, अब रीनल स्टोन तो होता है कैल्शियम से, कैल्शियम जब बढ़ता है तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन तो बढ़ा रहा है, तो भाई ये पथरी वालों को डॉक्टर साहब कई बार लिख देते हैं फ्यूरिसमाइड, क्यों भाई, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो वो डिसॉल्व होता जाएगा स्टोन, साथ में क्या होगा, ये कैल्शियम को भी एक्सक्रीट कर रहा है एक्सेस में जो है, तो फ्यूरिसमाइड को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके महाराष्ट्र में आया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया। ये सल्फोनाइल यूरिया जो है ना, ये सल्फोमाइल ग्रुप बहुत हमको टेंशन देता है, इसको आज हम खत्म करते हैं यहीं पर। जो ये सल्फोमाइल मिलता है ना, अभी देखो हमको ये डायोटिक्स के टॉपिक में मिलेगा, अभी हमने देखा है डायोटिक्स में मिलेगा। एक बेटा सल्फोनामाइड हमारे क्या होते हैं, सीधे एंटीबायोटिक होते हैं, उनमें मिलता है बेटा, और एक हमें सल्फोनाइल यूरिया जो ड्रग होते हैं वो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, ये 3 जगह ही आपको ये सल्फोमाइल ग्रुप मिलता है। अब हमसे पूछा है सल्फोनाइल यूरिया, तो सल्फोनाइल यूरिया बेटा हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो का मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज, भाई ब्लड ग्लूकोज को कम करने वाले होते हैं। ओरल वर्ड क्यों लगाया हमने, अरे अभी हम इतने टॉपिक पढ़ते हैं, चलो हमने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया जनरल एनेस्थेटिक पढ़ाया, तो भाई हमने ऐसा ओरल जनरल एनेस्थेटिक क्यों नहीं लगा दिया, हमने भाई ओरल एंटी एडिनर्जिक ड्रग क्यों नहीं बोलते, ओरल एडिन, इसके आगे ही क्यों ओरल लगाया, ऐसी क्या मजबूरी आ चुकी है हमारी भाई, किस क्या ओरल टैबलेट, तो भाई ओरल का मतलब होता है टैबलेट, आपको इससे लेना है जीआईटी ट्रैक से, माउथ से, तो ओरल रूट तो है हमारा वो, तो इसके आगे लिखने की क्या जरूरत मेरे भाई, लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि इंसुलिन जो होता है हमारा एंडोजीनियस हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ये इंसुलिन जो होता है केवल इंजेक्टेबल होता है, ये इंजेक्टेबल होता है, इसमें समस्या है, पेशेंट को बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तो फिर अब इसके इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए हमने ओरल यूज ड्रग बनाई, तो उनका नाम पड़ गया ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि इसके जो दूसरे लोग हैं ना वो इंजेक्टेबल हैं, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में ये बेटर है, तो इसलिए ओरल अपन लिख देते हैं। तो मेटफॉर्मिन तो बेटा बिगवानाइड्स में आता है, ध्यान रखना, मेटफॉर्मिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, ये बिगवानाइड के कैटेगरी में आता है। इसका एक और फेनफॉर्मिन था, उसको लैक्टिक एसिडोसिस के कारण क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। टॉलब्यूटामाइड ये हमारा होता है सल्फोनाइल यूरिया। रोसिग्लूटाजोन ये भी हमारे क्या होती है, ग्लिटाजोन डेरिवेटिव में आती है। रेपाग्लिनाइड ग्लिनाइड डेरिवेटिव में आती है। ये सब हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं बेटा, सभी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा वो टॉलब्यूटामाइड होगा, ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया टॉलब्यूटामाइड, देखो टॉलब्यूटामाइड में ये दिख रहा है ना आपको, सल्फोमाइल ग्रुप होता है, ये यहां पर सल्फोमाइल ग्रुप होता है, टॉलब्यूटामाइड होता है, क्लोरोप्रोपामाइड होता है, तो ये सभी प्रोपामाइड वाले जो होते हैं, और इसके सेकेंड जनरेशन में ग्लीमिप्राइड आता है, ग्लिक्लाजाइड आता है, ये जी वाले नाम आते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना। सल्फोनाइल यूरिया क्या होते हैं बेटा, डेरिवेटिव होते हैं। इनका मैकेनिज्म भी याद रखना बेटा, पोटेशियम चैनल के क्या होते हैं, ये ब्लॉकर होते हैं, पोटेशियम चैनल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर। देखो ये आ गया क्वेश्चन, क्लोरोथियाजाइड डायरेटिक्स में क्लोरीन किस पोजीशन पर होता है बेटा, हमने बोला था ना 7 पर सल्फोमाइल और 6 पर क्या होता है, क्लोरो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 पोजीशन पर क्लोरो होता है। ध्यान रखना, ये आया हुआ है केरला पीएससी में आया क्वेश्चन आपका, बिल्कुल ये मैं बोल रहा हूँ रिपीट होते हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट,
ये दिख रहा है आपको 7 पोजीशन पर, वही SAR, वही चीजें पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोमेटाबोलाइट ऑफ द स्पाइनोलैक्टोन। स्पाइनोलैक्टोन का एक्टोमेटाबोलाइट बताइए। पहले भैया स्पाइनोलैक्टोन को तो समझे। स्पाइनोलैक्टोन हमारा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एल्डोस्टेरोन हमारा स्टेरॉयड हार्मोन होता है, उसका एक रिसेप्टर होता है जिस पे जाके बाइंड करता है, उसको एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर बोलते हैं। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस ब्लड में चला जाता है, तो यूरिन वॉल्यूम कम करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। एंटीडायोटिक के जैसा काम करता है हमारा। एंटीडायोटिक हार्मोन हमारा अलग है वैसोप्रेसिन, बट काम तो वही कर रहा है, ठीक है ना। स्पाइनोलैक्टोन इसका एंटागोनिस्ट होता है बेटा, इसलिए इसको अपन डायोटिक्स बोलते हैं। ये सोडियम वाटर के ऑक्सीजन को बढ़ाता है। स्पाइनोलैक्टोन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, उसको बेटा अपन बोलते हैं कैर्निनोन बोलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपका कैर्निनोन, ये उसका एक्टिव मेटा। स्पाइनोलैक्टोन का एक अपन ने डेरिवेटिव बनाया है, इप्लिनोन कहलाता है। ये भी हमारा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, लेकिन ये आपका एक्टिव फॉर्म नहीं बनाता। स्पाइनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कैरिनोन होता है। ध्यान रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कई बार, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। ये दिख रहा है, देखने में अच्छा लगता है। स्पाइनोलैक्टोन हमारा, स्पाइनोलैक्टोन है हमारा, ये स्टेरॉयड न्यूक्लियस होता है हमारा, ध्यान रखना है आपको। और ये कैरिनोन उसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ध्यान रखेंगे इसको अपन। रिंग प्रेजेंट इन द कैप्ट्रोपिल, बेटा ये भी मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस करा दिया था बेटा। कैप्ट्रोपिल में कौन सी रिंग होती है बेटा, पायरोल, पायरोडीन, पायरिडीन, पाइपरिडीन। कैप्ट्रोपिल में ये वाली रिंग रहती है इस तरीके से। तो ये बेटा जब बॉन्ड नहीं रहते ना, जब देखो इस रिंग को समझो आप, जब ये बॉन्ड रहते हैं ना दोनों, तो इसको अपन बोलते हैं पायरोल रिंग। क्या बोलते हैं, पायरोल। जब एक बॉन्ड बचता है, ये बॉन्ड, तो ये कहलाती है पायरोलीन कहलाती है। क्या कहलाती है, लीन हो जाती है भक्ति में बिल्कुल। और जब आपका ये बिल्कुल अलग हो जाता है ना, कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो पायरोडीन कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पायरोडीन रिंग होगा, ठीक है ना। यही चीज फ्यूरॉन के लिए जब बोलते हैं ना अपन लोग, फ्यूरॉन समझते हो आप, ऑक्सीजन वाली, तो फ्यूरॉन के लिए नहीं बोलते फ्यूरोलीन फ्यूरोलीन, उसको डाइहाइड्रोबल बोलने लगते हैं। डाइहाइड्रो, 2 नाइट्रोजन वाला चला गया, टेट्राहाइड्रो पूरे चले गए, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब डाइहाइड्रो पायरोल, टेट्राहाइड्रो पायरोल। तो ये पायरोडीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है इसको। ये देखो आपका, इसी को बेटा हम प्रोलीन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो OH वगैरह जुड़ जाता है, पूरा मेकअप हो जाता है इसका, तो ये आपका प्रोलीन न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रोलीन न्यूक्लियस कहलाता है। अच्छे से याद रखना, ये सल्फाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग है, इसमें सल्फाइड्रिल तो है भाई, बुक वाले बोलते हैं सल्फाइड्रिल कंटेनिंग होती है एसी इनहिबिटर, बट COH भी होता है इसमें, ध्यान रखना है। COH तो सभी में होता है, ये एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कैप्ट्रोपिल एक्टिव ड्रग होती है, इसका कोई आपका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता, क्योंकि इसमें COH आपका इसी में रहता है। इनालपिल जो होती है हमारी कार्बोक्सिलेट ड्रग होती है, उसमें जो एक कार्बोक्सिलिक होता है ना, वो एस्टर फॉर्म में होता है, फिर वो एक्टिवेट जब होगी तो इनालप्रिलेट बनता है, ठीक है ना। इसमें कैप्ट्रोपिल का कैप्ट्रोपिलेट कभी नहीं बनता, ध्यान रखना है, वो एक्टिव ही होती है। 2 एक्टिव होते हैं पूरे एसी इनहिबिटर में हमारा, Cl कैप्ट्रोपिल और लिस्नोपिल, अच्छे से ध्यान रखना है। टिपिल रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरिसिमाइड, बेटा फ्यूरिसिमाइड के उसमें कौन सी रिंग होती है, तो ये लिखा ही दिया उन्होंने खुद भाई, फ्यूरॉन रिंग होती है। खुद ही दे रहा है आंसर, एग्जामिनर बोल रहा बेटा मैं आंसर लिख के ही दे रहा हूं भाई, तुम कष्ट करके थोड़ा सा बस लगा दो, समझ रहे। तो इसमें फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती है। अभी देखा अपन ने फ्यूरॉन रिंग रहती है, ये आपकी फ्यूरॉन रिंग पूछ ली उन्होंने। अब वो अगले क्वेश्चन में पूछेगा अगले बार एग्जाम में, बेटा सल्फोमाइल ग्रुप किस पोजीशन पर होता है, तो हम बोलेंगे थियाजाइड में तो सर ने 7 बताया था, तो इसमें भी 7 होता नहीं भाई, फ्यूरिसिमाइड में F है, F पर होता है 5, तो इसमें 5 पर होता है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव होता है। मिथाइल डोपा भाई डेरिवेटिव है किसका आखिर में, मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप अपने आप समझ जाओगे किसका डेरिवेटिव है। देखो ये मिथाइल डोपा है कुछ नहीं, मिथाइल डोपा ये ऐसे बनाना है आपको, यहां पर आपको CH3 लगा देना, ये मिथाइल डोपा है आपका, ठीक है ना। मिथाइल डोपा में ये लगा है मिथाइल, तो एक्चुअल में ये है तो हमारा क्या, कैटिकॉल रिंग ही तो है हमारी। तो देखो अल्फा नेप्थॉल, नेप्थॉल समझते हो आप लोग, ये डबल बेंजीन रिंग होती है ऐसी, तो ये नेप्थॉल वाला तो कुछ है ही नहीं कनेक्शन इसमें, ना अल्फा ना बीटा, और नेप्थलीन भी नहीं होगा, सीधा क्या बचता है, कैटिकॉल रिंग। किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, मिथाइल डोपा, कैटिकॉल। मिथाइल डोपा क्या होता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान इसको दिया जाता है मिथाइल डोपा को एंटी हाइपरटेंसिव के फॉर्म में, ध्यान रखना है आपको। इसमें कैटिकॉल रिंग आपकी क्या है,
प्रेजेंट है। इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या रिंग है, कैटिकॉल रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। इसके बाद रिंग प्रेजेंट इन द प्राजोसन, इसके पहले की क्लास में इसको पूरा डिस्कस किया है बेटा अपन ने। प्राजोसन जो होता है इसमें रिंग होती है बेटा क्विनाजोलिन होती है, ठीक है ना। साथ में क्या होती है इसमें पाइपरजीन होती है और साथ में इसमें फ्यूरॉन होती है। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछ रहे हैं लोग, प्राजोसन में कौन सी रिंग होती है। हम तो बोल रहे हैं हमको तो 3 पता है, क्विनाजोलिन होती है, क्विनिलीन नहीं होती, आइसोक्लिन नहीं होती, जैंथीन नहीं होती है, और बाकी तो ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है। तो क्विनाजोलिन डेरिवेटिव ही कहलाता है। प्राजोसन क्या होता है बेटा, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। अल्फा 1 का सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो यही रिंग्स मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन की हुई थी। अब आता है बेटा डाई मिथाइल 1,4 डाइहाइड्रो 2,6 डाई मिथाइल 4,2 नाइट्रोफिनाइल 3,5 पैराडीन डाई कार्बोक्सिलेट। ये आ गया क्वेश्चन आपका। इतना सरल क्वेश्चन है, इतना टफ दिख जरूर रहा है बेटा हमें, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इन्होंने ऑप्शंस बिल्कुल इजी रख दिए। अगर इसको टफ बनाना था बेटा तो बी ऑप्शन में लिखना था इनको एम्लोडिपिन, और सी ऑप्शन में लिखना था निकारडिपिन, ठीक है ना, और डी ऑप्शन में लिखना था नाइट्रेनडिपिन। तब मजा आता क्वेश्चन में भाई। अब ये क्वेश्चन टफ हो रहा है अगर हम ये ऑप्शंस डालते हैं। अब ये बताइए आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया बेटा 1,4 डाइहाइड्रो अगर आपको प्रोडीन दिख गया, इसको अपन 1,4 डीएचपी बोलते हैं, तो भैया वो तो हमारे डिपिन वाले एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते ही, हमने आपको बताया ही है। तो उसमें सब ऑप्शन वही तो एक ही तो है हमारा निफेडिपिन का ऑप्शन। निफेडिपिन में नाइट्रो होता है, यहां पर है, और वो तब सोचने की भी जरूरत नहीं है हमको, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। निफेडिपिन है, कैप्टोपिल हमें पता है ये एसी इनहिबिटर है, डिल्टियाजिम हमको पता है बेंजोथियाजिपिन डेरिवेटिव होता है, एनाल्पिल हमको पता है कि इस 2 ऑप्शंस तो आपके एसी इनहिबिटर्स के दे दिए इन्होंने, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। डिल्टियाजिम हमारा क्या होता है, बेंजोथियाजिपिन डेरिवेटिव होता है, निफेडिपिन ही तो बचा। और अगर ऑप्शंस टफ देते यहां पर, ऐसा कर देते तो क्वेश्चन हो जाता टफ, बट इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। बस डरने वालों को डरा दिया उन्होंने, लिख दिया इतना बड़ा नाम, और उस बेचारे ने पहले ही बार में क्वेश्चन यही अटेंड किया। मान लो पेपर उन्होंने खोला, एग्जाम देने गए पढ़ लिख के बढ़िया, और पहले नंबर पे ये क्वेश्चन से मुलाकात हो गई तो टेंशन बढ़ गया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें 1,4 डाइड्रोप्रोडीन हमको पकड़ना है, हमने ऑप्शन भी नहीं पढ़े, हमें क्वेश्चन पढ़ लिया और सिर पे रख लिया। हाँ यार इतना बड़ा ऑप्शन आईपीएससी ने दे दिया यार, बताओ ये भी कभी पूछा जाता है क्या? बेटा वो पूछ ही कुछ नहीं रहा आपसे, इतना बस जानना चाह रहा है मेरे भाई कि आपको पता है कि नहीं उसमें 1,4 डाइड्रोप्रोडीन रिंग, एक ही तो ऑप्शन दिया उसने निफेडिपिन का, चलो एमिलोडिपिन और दे देता तो मानते। ऐसा सरल क्वेश्चन था एकदम ये। इसके बाद है मेनिंडोन इज आल्सो टर्मेज। मेनिंडोन किसका नाम है भाई? मेनिंडोन किसको बोलते हैं? जैसे 2 लोगों के नाम है, मेरा नाम भाई श्रीकांत है, मेरे घर पे सोनू बोला जाता, तो ऐसे ये है मेनिंडोन है, ब्रेपेमिल है, ब्रेपेमिल का ही नाम होता है दूसरा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये ब्रेपेमिल का नाम होता है, ब्रेपेमिल का दूसरा नाम है, समझ रहा है। जैसे लिडोकैन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? जाइलोकैन होता है, ऐसे इसका मेनिंडोन जो है, मेनिडोन आपको याद रखना ब्रेपेमिल का। ब्रेपेमिल क्या होता है बेटा? फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, मेनली हार्ट पर काम करता है हमारा ये, ठीक है ना। डिल्टियाजिम बेंजोथियाजिपिन डेरिवेटिव होता है, मेनली हार्ट पर काम करता है। सोटेलॉल क्या है मेरे भाई? सोटेलॉल आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, साथ में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इनको अगर हम बात करें ना, ये 2 नेचर रखता है, क्लास 2 एंटीएरिथमिक ड्रग भी होता है और क्लास 3 भी होता है। इस्मोलॉल हमारा बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, ध्यान रखना है इसको। तो ये दिख रहा है हमारा, ये जो है इसका एक ब्रांड नेम आता है, तो वो पूछ लिया है इन्होंने एग्जाम में आपको, मेनिंडोन, तो ध्यान रखना है हमारा ब्रेपेमिल का ही क्या रहता है, अनदर नेम होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ब्रेपेमिल देखो ये स्ट्रक्चर है ब्रेपेमिल का, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव होता है, दिख रहा है हमारा अल्काइल अमीन है, फिनाइल है, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव इसको अपन लोग बोलते हैं। इसके बाद देखो रिंग प्रेजेंट इन द कैप्टोपिल, आ गया क्वेश्चन कैप्टोपिल का। रिंग प्रेजेंट मैंने कह रहा था ना इतनी देर से, कैप्टोपिल में बेटा प्रोलीन न्यूक्लियस होता है, प्रोलीन न्यूक्लियस होता है, तो ये है ना प्रोलीन न्यूक्लियस। अब इसमें पायराजोल मत लगाना ना, पायरोलिडीन लगाना, ये पूरा सबसे करेक्ट हो गया। इसमें आपका प्रोलीन न्यूक्लियस होता है, क्या रहता है कैप्टोपिल में? प्रोलीन न्यूक्लियस होता है। कैप्टोपिल में क्या होता है बेटा? प्रोलीन न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस दिख रहा है ये पूरा, इसको अपन प्रोलीन न्यूक्लियस बोलते हैं। डिल्टियाजिम बिलोंग टू द क्लास, आप देखो मैं कितनी देर से डिस्कस करा रहा हूं बेटा, डिल्टियाजिम किस क्लास में आता है? तो देखो ये लिखा बेंजोथियाजिपिन में आता है हमारा डिल्टियाजिम, और फिनाइल अल्काइल में कौन आता है मेरे भाई? ब्रेपेमिल आता है, और डाइड्रोपेडिन में मेरे भाई कौन आता है? एम्लोडिपिन आता है। ये ध्यान रखना, इनको 2 लोगों में बट जाते हैं, बोलते हैं ब्रेपेमिल और डिल्टियाजिम बोलता है कि मैं साथ में रहेंगे हम लोग, हम मेनली हार्ट पर काम करेंगे, और एम्लोडिपिन वाले बोलते हैं, डिपिन वाले तुम हार्ट पर काम करो, मैं ब्लड वेसल्स पर काम करूं, मैं
हम बीपी वाले पेशेंटों का भला करेंगे और डिल्टाजिम और वेरापेमिल बोलता है हम लोग अरिथमिया वाले पेशेंट का भला करेंगे, क्योंकि अरिथमिया मतलब हार्ट की एक्टिविटी रहती है और ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, तो इसलिए ये आपके ब्लड वेसल्स पर काम करते हैं, ध्यान रखना है इसको क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिल्टाजिम बिलोंग टू द, वही क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी आपको सब कुछ इसका करा चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, वाह क्या क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर बताओ यार, ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्या है, चलो देखते हैं, वहीं चलते हैं हम लोग जहां से शुरुआत हुई थी। एक हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजन रहता है, एंजियोटेंसिनोजन रहता है, इससे बनता है बेटा एंजियोटेंसिन 1 और 1 से बनता है मेरे भाई सेकंड, और सेकंड का अपन को पता है कि AT1 रिसेप्टर पर जाके क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो AT1 ब्लॉकर तो हम लोग जानते हैं वल्सर्टेन, कैंडिसर्टेन होते हैं। AC एंजाइम यहां काम करता है, AC एंजाइम का इनहिबिटर कौन होता है हमारा, कैप्टोप्रिल होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से इतना, ठीक है, इसका कैप्टोप्रिल होता है। और यहां पर रेनिन एंजाइम काम करता है, रेनिन एंजाइम RENIN होता है, REN वाला जो होता है वो हमारा मिल्क प्रोटीन वाला होता है, तो ये रेनिन होता है। ये आपका रेनिन जो होता है याद रखना है, जक्स्टाग्लुलर सेल्स रहती है वहां से पूरा ऑपरेट होता है। तो रेनिन इनहिबिटर भी हमने बना लिए हैं, उसमें आता है बेटा एलएस केरिन वर्ड लगा रहता है। तो यहां पे दिख रहा है डायरेक्ट पूछ रहे हैं हमसे, देखो इनडायरेक्टली तो आपका ये भी कर सकता है, टेलमिसर्टेन, कैंडिसर्टेन, ये हमारे रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हो जाते हैं। ब्यूमेटाइड का यहां कोई मतलब नहीं है, तो आपका क्या है, ब्यूमेटाइड हमारा लूप डायोटिक्स हो जाता है, फ्यूरिसमाइड का भाई है ये, लूप डायोटिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, एलिस्किरिन रहेगा, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर पूछा है उन्होंने, तो सीधा सीधा आंसर एलिस्किरिन रहेगा। देखो ये हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा, जो ड्रग अफेक्टिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है ना, उसमें जैसे AC इनहिबिटर्स आते हैं, इनमें प्रिल रहता है बेटा, और इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, ड्राई कफ होता है बेटा, ध्यान रखना है। इसमें कहानी ये चलती है, ये ऐसे पढ़ लिए ना हमने प्रिल प्रिल करके तो कोई मतलब नहीं है, इसका मेन काम है आपको पता होना चाहिए प्रोड्रग कौन कौन से होते हैं, एक्टिव कौन से होते हैं वो याद रख लो। Cl जो होते हैं, C और L, कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल, ये हमारे एक्टिव होते हैं, इनको कोई इनका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता, और बाकी जितने ड्रग दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब आपका इनका एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, और इनका एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा तो प्रिलेट वर्ड लग जाएगा, क्या लगेगा, प्रिलेट लगेगा इनमें। इन सब में बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सभी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है ना, जैसे आपका कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल में, तो ये हमारे एक्टिव है, बाकी सब में वो एस्टर फॉर्म में होता है, तो जब वो एस्टर ब्रेक डाउन होता है, एसिड बनता है, तब वो एक्टिव होते हैं, तो प्रिलेट वर्ड आ जाता है। ARB जो होते हैं हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, मैं अच्छे से बता चुका हूं बेटा, एंजियोटेंसिन सेकंड के एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं, किस रिसेप्टर पर काम करके, AT1 पर। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, टेट्राजोल रिंग इनमें प्रेजेंट होती है। रेनिन इनहिबिटर्स हम अच्छे से जानते हैं, एलिस्केरिन, रेमिकेरिन हो गया। डायरेटिक्स थियाजाइड होता है, लूप होता है, पोटेशियम स्पेरिंग होता है, इनको आपको ध्यान रखना है, ओके। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है किसका, इसके स्ट्रक्चर बताना है। ये स्ट्रक्चर उससे पूछो बेटा जिसके हेयर लॉस हो जाते हैं, एलोपेशिया में इसको हम यूज करते हैं, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डेस में इसको दिया जाता है, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डेस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है ना आपका मिंट ऑफ जो ऑयल आता है ना, मिंट ऑफ ऑयल टॉपिकली यूज करते हैं, ऐसा माना गया है कि हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, तो वो उसका आंसर है बेटा मिनॉक्सिडिल होता है। मिनॉक्सिडिल हमारा क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है बेसिकली, ये तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर होती है बेटा, ये आपकी प्रोड्रग फॉर्म में होती है। एक्टिव ड्रग यहाँ पर क्या होता है, सल्फोमाइल ग्रुप जुड़ जाता है, सल्फॉक्साइड बनता है, ये इसमें देखो पायरिमिडीन रिंग रहती है और पाइपरिडीन रिंग रहती है, मिनॉक्सिडिल है ये, ध्यान रखना है। और इसको अपन मेल पैटर्न ऑफ बाल्डेस में भी यूज करते हैं, टॉपिकली यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिनटॉप के लगाने से मेल का जो पैटर्न का वाल्डनेस रहता है वो क्या हो जाता है भाई, धीरे धीरे हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, वहां पर जो ब्लड वेसल्स रहती है ना हेयर फॉलिकल्स के अराउंड, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ऐसा माना गया है, बट ये प्रूफ नहीं है। ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई फिर होता ही नहीं ना ऐसा एलोपेशिया वाला, लेकिन फिर भी यूज करते हैं लोग, उम्मीद से तो दुनिया कायम है। हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हमको पता है कि यार हम जो पढ़ेंगे हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, तो उम्मीद से ही तो पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपका। हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर देखो ये रहता है, ये भी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, वैसोडाइलेटर ड्रग होती है हाइड्रोजीन। मिनॉक्सिडिल भी वैसोडाइलेटर है, डाइऑक्साइड भी होता है बेटा। डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है भाई, अक्षय कुमार का हमशक्ल कौन है, थियाजाइड का हमशक्ल कौन है, ये डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। मिनॉक्सिडिल
याद रखना इसमें पायरिमिडीन पाइपरिडीन रिंग रहती है, ये दोनों आपके पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं। मिनॉक्सिडिल जो होता है डायरेक्ट वैसोडायलेटर होता है, सीधा वैसोडायलेशन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिटॉल इज जनरली, मेनिटॉल की कहानी आ चुकी है। मेनिटॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा भाई, हर हॉस्पिटल में इसकी आईवी ड्रिप आईवी इन्फ्यूजन बॉटल रखी रहती है मेनिटॉल की। मेनिटॉल क्या है हमारा ये, ठीक है ना। मेनिटॉल क्या है हमारा, मेनिटॉल हमारा डायोटिक्स होता है। मेनिटॉल में बहुत ज्यादा वाटर रहता है भाई, तो ये हमारा ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है। क्या होता है, ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या है मेनिटॉल, तो मैंने पहले ऑप्शन भी नहीं देखा, मैंने आपको बता दिया ये क्या है बेटा, ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है। और अपना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करता है हमारे नेफ्रॉन पर, और नेफ्रॉन क्या बोलता है, ठीक है अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा हो रहा है तो वाटर एक्सक्रीशन होने दो ना यूरिन में, ये डायोटिक्स होता है, ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाई एफिकेसी डायोटिक्स में लूप डायोटिक्स आता है, मीडियम में हमारा थियाजाइड आता है, और पोटेशियम जो स्पैनिंग डायोटिक्स होते हैं हमारे ट्राइमेट्रिन अमोलराइड, वो वीक डायोटिक्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है। डायोटिक्स मतलब जो सोडियम वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, हमारे यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। हाई एफिकेसी डायोटिक्स में फ्यूरिसमाइड ब्यूमेटानाइड आता है। मीडियम एफिकेसी में आपके थियाजाइड डायोटिक्स आते हैं, थियाजाइड लाइक, जाइपामाइड, इंडोपामाइड। थियाजाइड लाइक में बहुत कहानी बनती है। देखो क्या होता है, बेंजोथियाजाइड में तो आपकी थियाजाइड रिंग है ही, और ये मैकेनिज्म करते हैं सोडियम क्लोराइड जो इंपोर्ट होता है उसको इन्हिबिट करते हैं। ये भी इन्हिबिट करते हैं लेकिन इनके रिंग में नहीं रहती, वो इनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन मैकेनिज्म सेम होता है। जो लाइक वर्ड आया ना यार, थियाजाइड लाइक, ये जो थियाजाइड लाइक वर्ड आ रहा है ना, ये लाइक किसके लिए लगाया गया, लाइक उसके स्ट्रक्चर के जैसा सेम नहीं है, उसका एक्शन सेम होता है, ठीक है। और वीक डायोटिक्स में हमारे कार्बोनिक एनाइड्रोजन मीटर आता है, एसिटाजोलामाइड है। ऑस्मोटिक डायोटिक्स होते हैं, वीक में हमारा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट भी आता है, स्पाइनोलैक्टोन। और पोटेशियम स्पैरिंग डायोटिक्स भी आते हैं, ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड भी आते हैं। तो ये सभी डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है, अच्छे से याद रखना। आ गया पोटेशियम स्पैरिंग डायोटिक्स, भाई पोटेशियम को सेव करने वाले डायोटिक्स कौन से होते हैं, तो याद रखना है ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड, अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड, ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड, ठीक है ना। तो ट्राइमेट्रीन हमारा ये ऑप्शन में आपका मेनिटॉल ऑस्मोटिक डायोटिक्स होता है, थियोफाइलिन आपकी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, मर्सलाइल हमारा हाई एफिकेसी डायोटिक्स होता है, बट अब यूज नहीं करते क्योंकि इसमें मरकरी रहता है, पॉइजनस होता है। भाई डिजिटल वो तक तो बंद कर दिया अपन लोगों ने, वो मरकरी वाला जो आता था बीपी वाला इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया, बोला यार इसमें मरकरी रहता है, दिक्कत हो सकती है, बंद कर दिया। तो फिर तो ये तो मर्सराइल है, कब के बंद हो चुके हैं, हाई एफिकेसी लेकिन डायोटिक्स हैं ये आपका पूरा डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है। इसको मैं बढ़िया एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, बहुत अच्छा है ये, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। डायोटिक्स की कहानी आज अपन खत्म करते हैं 2 मिनट में। देखो डायोटिक्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, सोडियम वाटर का एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। अब डायोटिक्स एक्चुअल में काम कहां करते हैं, कहीं ना कहीं तो काम करते होंगे डायोटिक्स हमारे, डायोटिक्स करते हैं हमारे नेफ्रॉन पर काम, या किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन रहते हैं। अब नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसा रहता है नेफ्रॉन हमारा, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा थिक पार्ट रहेगा इसका, फिर यहाँ से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाएगा और ये लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा रहता है हमारा नेफ्रॉन। यहाँ पर आपका ये अफरेंट इफरेंट रहता है, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये ब्लड हमारा फिल्टर होता रहता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। यूरिन तब कहलाता है बेटा जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पार्ट होता है इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या कहलाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, समझ गए। अब यहां पर क्या होता है, नंबर अगर डालो तो ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम डायोटिक्स जहां जहां काम करते हैं उनके नाम रख दिए। सबसे पहले डायोटिक्स यहां काम करता है, उसका नाम पड़ गया साइट 1 डायोटिक्स। क्या बोलने लगे, साइट 1। एक डायोटिक्स ये लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, उसका नाम पड़ गया साइट 2 डायोटिक्स। एक हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है, उसका पड़ गया नाम साइट 3। और कुछ हमारे कलेक्टिंग डक्ट पर काम करते हैं, उनका नाम पड़ गया साइट 4। अब बच्चे क्या समझते हैं, ये नेफ्रॉन के पार्ट के नंबर डले हुए हैं। मेरे भाई नेफ्रॉन के पार्ट के नंबर नहीं है, डायोटिक्स कहां काम करते हैं वो चीज है। आपसे कोई पूछे बेटा मुझे बताओ कौन सा डायोटिक्स हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर काम करता है, तो हम बोलेंगे मेरे भाई कोई नहीं करता उस पर काम। कहां से काम स्टार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता है। लूप ऑफ हेनले पर करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट पर करते हैं। यहां साइट 1 पे कौन काम करता है, साइट 1 पे काम करता है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनर्जी इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड करता है। लूप ऑफ हेनले पर जो हमारा थिक पार्ट होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब जिसको टाल बोलते हैं,
उस पे कौन काम करता है, हमारा लूप डायोटिक्स काम करता है, जिसमें हमारा फ्यूरिसिमाइड आता है, ठीक है, ये साइट 2 कहलाता है। साइट 3 पर कौन सा काम करता है, साइट 3 पर थियाजाइड काम करते हैं हमारे। साइट 4 पर कौन सा काम करता है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, और स्पाइनोलैक्टोन और हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स काम करते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये साइट तो हमको आने लगी, साइट 1 का मतलब होता है आपका क्या, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल कार्बोनिक एनर्जी एंजाइम को इनहिबिट करना। साइट अब आता है मैनिटोल। मैनिटोल देखो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल पे भी काम करता है, लूपा फैनले पे भी काम करता है, दोनों जगह वो ऑस्मोटिक प्रेशर से काम करता रहता है। तो ये आपको इतना आना चाहिए क्लियर। अब इस क्लासिफिकेशन को अब अच्छे समझ आएगा आपको। देखो सबसे पहले लिखा है बेटा उनकी पावर के बेसिस पर कि कौन सा डायोटिक्स कितना पावरफुल है। हाई सेलिंग हाई एफिकेसी डायोटिक्स कहलाते हैं, ये एक्चुअल में काम करते हैं बेटा लूपा फैनले पे, और ये कहलाते हैं हमारे साइट 2 डायोटिक्स। अब आपको समझ आएगा साइट 2 है। साइट 2 पे ऐसी क्या कहानी बन रही है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट किया जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टर है, इसको इनहिबिट किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर आता है मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स, इसमें सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट किया जा रहा है बेटा, ये कहलाते हैं हमारे साइट 3 डायोटिक्स। मतलब कहां काम करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर काम करते हैं। तो देखो हाई एफिकेसी डायोटिक्स में फ्यूरिसेमाइड आता है, ब्यूमेटानाइड और टोरिसेमाइड आता है, ध्यान रखना है। मीडियम एफिकेसी में थियाजाइड और थियाजाइड लाइक आते हैं, इनका मैकेनिज्म भी पता चल गया आपको, साइड भी पता चल गया। अब जो वीक डायोटिक्स होते हैं उसमें जैसे सबसे पहले कार्बोनिक एनाइड, ये साइट 1 होता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करता है। ऑस्मोटिक डायोटिक्स हमारे साइट 1 पे भी काम करते हैं और साइट 2 पर भी काम कर जाते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा मैनिटोल आता है, आइसोसार्बाइड आता है, ग्लिसरॉल आता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स हमारे साइट 4 में आते हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग में हमारा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, स्पाइनोलैक्टोन वो आएगा। और आपका ये जो है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर एमिलोराइड और ट्राइमेट्रीन, ये करते हैं हमारे साइट 4 पर काम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है ना ट्राइमेट्रीन और एमिलोराइड, ये बहुत ही मतलब धोखेबाज लोग हैं, ट्राइमेट्रीन और एमिलोराइड, इनको अपन पढ़ते हैं कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स हैं। क्या पढ़ते हैं इनको हम, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। मतलब समझते हो आप, फ्यूरिसेमाइड और थियाजाइड क्या करते थे, सोडियम के साथ पोटेशियम को भी लेके निकल लेते थे यूरिन में, तो बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए अब जब हम फ्यूरिसेमाइड देंगे किसी को जिसको बॉडी में पोटेशियम कम है, तो हम साथ में उसको ये दे देंगे एमिलोराइड और ट्राइमेट्रीन, तो पोटेशियम का बैलेंस बना रहेगा। ये इनका यूटिलिटी, अकेले का भी यूज नहीं होते, साथ में यूज होते हैं, ठीक है ना। ये आपको वीक है, उतना पावर आवर है नहीं इनमें, बस पोटेशियम बचाते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स कहलाते हैं। लेकिन कहानी कहां फंस जाती है कि बेटा ये होते तो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं। क्या होते हैं ये, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करके पोटेशियम को सेव करते हैं, समझ गए, ध्यान रखना, सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं ये, पोटेशियम को सेव करते हैं, ध्यान रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट है यहां पर रिंग प्रेजेंट इन द एमिलोराइड। एमिलोराइड में कौन सी रिंग होती है बेटा, एमिलोराइड ट्राइमेट्रीन में टेरेडीन रिंग होती है और एमिलोराइड में पायराजीन रिंग होती है, ध्यान रखना। पायराजीन मतलब आपका आमने सामने नाइट्रोजन रहेगा, ये आमने सामने क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, तो ये कहलाएगी हमारी पायराजीन रिंग कहलाती है। तो पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। एमिलोराइड में सोडियम चैनल ब्लॉकर पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स कहां काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट साइट 4 पर काम करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको, आमने सामने नाइट्रोजन है, ये आपका एमिलोराइड कहलाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोफ्लूमिथियाजाइड। हाइड्रोफ्लूमिथियाजाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा, वही आपकी थियाजाइड रिंग रहती है, बेंजोथियाजीन रिंग प्रेजेंट रहती है। एक ही ऑप्शन है आपका, ये यहीं लिखा है उसका आंसर, यहीं उसका ये दे दिया, ठीक है ना। ये हाइड्रो बेंजथियाजीन रिंग रहती है हमारी, यही रिंग आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइपामाइड इज अ मेंबर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जाइपामाइड किसका मेंबर है। देखो जाइपामाइड की अगर बात करें तो ये थियाजाइड लाइक है, थियाजाइड लाइक है, और मैंने लाइक का मतलब बताया था, लाइक का मतलब बेटा उसकी मैकेनिज्म बस सेम है, वो सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनहिबिट कर रहा है, वो साइड 3 पर काम कर रहा है, लेकिन उसमें थियाजाइड रिंग नहीं है। आप थियाजाइड रिंग आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि जाइपामाइड में आपका है मैकेनिज्म सेम है थियाजाइड जैसा, लेकिन बेटा ये बेंजामाइड डेरिवेटिव होता है। देखो ये लिखा ना बेंजामाइड, उसी का ये जाइपामाइड, माइड अमाइड अमाइड, देखो ये, तो याद रखना बेंजामाइड डेरिवेटिव होता है। जाइपामाइड क्या होता है, बेंजामाइड डेरिवेटिव होता है। जाइपामाइड जो होता है हमारा बेंजामाइड डेरिवेटिव होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग प्रेजेंट इन द स्पाइनोलैक्टोन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। स्पाइनोलैक्टोन में कौन सी रिंग होती है बेटा, स्टीरॉयड रिंग होती है। तो अब स्टीरॉयड रिंग नेफ्थलीन तो कहलाती नहीं है हमारी, ना ही एंथ्रासीन कहलाती है, ना नेफ्थलासीन कहलाती है,
फेनेंथ्रीन रिंग आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। जो डाइहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग होती है, फेनेंथ्रीन रिंग देखी है कभी आप लोगों ने, ये रहती है स्टेरॉयड रिंग। ये स्टेरॉयड रिंग आप बनाते हो जब ऐसे बनाते हैं ना अपन लोग, इधर लगा दिया, ये लगाया, ठीक है ना, और ये लगा दिया, तब ये जो है 2 वाली तो नेप्थलीन है, 3 वाली एंथ्रासीन हो जाती है, और ये पेंटासाइक्लिक और लग जाती है, तो ये फेनेंथ्रीन रिंग कहलाती है। यही बेसिक न्यूक्लियस होता है हमारा स्टेरॉयड का। स्टेरॉयड कहां कहां होते हैं हमारी बॉडी में? स्टेरॉयड हार्मोन है, आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो जाते हैं, विटामिन डी है हमारा, वो स्टेरॉयड होता है, बाइल एसिड में स्टेरॉयड होता है हमारा। कहां कहां रहता है स्टेरॉयड? स्टेरॉयड हार्मोन्स बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हो गया, आपका विटामिन डी के स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। कोलेस्ट्रॉल, ये सब रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग प्रेजेंट इन द एथोक्सालामाइड, ठीक है ना, इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो वही आपका बेंजोथियाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। ये हमारा थियाजाइड डायरेटिक्स की कैटेगरी में ही आता है, बेंजथियाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, इसमें क्या रहता है? बेंजथियाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। देखो आपका बेंज है, यहां पर देखो ये बेंजीन हो गया, और इसमें देखो ये बेंजीन है, थिया का मतलब होता है सल्फर और जोल का मतलब नाइट्रोजन। याद रखना है ये आपको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पहले आया हुआ है क्वेश्चन। एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव पूछ लिया है बेटा अपन लोगों से। अब आप पे ना बने तो बेटा, मुझे तो बहुत क्वेश्चन आया था बेटा फ्यूरिसमाइड का आईयूपीएसी ने, उसमें हमने बताया था एंथ्रेलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो भाई है ना एंथ्रेलिक एसिड का डेरिवेटिव, है तो हमारा फ्यूरिसमाइड। फ्यूरिसमाइड क्या होता है? एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। लूप डायोटिक्स होता है, कहां काम करता है? साइड 2 पर काम करता है। मैकेनिज्म क्या होती है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है फ्यूरिसमाइड को अच्छे से। फ्यूरॉन रिंग होती है, 5 पोजीशन पर सल्फोमाइल ग्रुप होता है। ये सब बातें अपन ऑलरेडी इसकी कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटाजोलामाइड इन विच कैटेगरी ऑफ ड्रग? एसिटाजोलामाइड की कौन सी कैटेगरी में आता है? देखो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है क्या? थियाजाइड तो नहीं है, काट दो बिल्कुल। ऑस्मोटिक एजेंट भी नहीं है, मर्क्यूरियल्स भी नहीं है, तो बेटा सल्फोमाइल है, क्योंकि इसमें SO2NH2 रहता है। आप बोलोगे सर बाकी में भी तो है, तो फिर उनको क्यों नहीं? बेटा हमसे तो ये पूछा ना एसिटाजोलामाइड में क्या रहता है, तो एसिटाजोलामाइड में थियाजाइड तो नहीं रहता है ना, और ना वाटर ऑस्मोटिक एजेंट होता है, ना मर्क्यूरियल से, ये तो फिर हमें मजबूरी में लगाना पड़े। वैसे देखा जाए तो सल्फोमाइड ग्रुप तो सभी में है, जितने डायोटिक्स है मैक्सिमम में SO2NH2 रहता है हमारा। लेकिन एसिटाजोलामाइड अगर हम बात करें, जैसे मैंने इसके पहले क्लास में बताया था आपको कि जो वो बना था ना हमारा माओ इनहिबिटर, वो आइसोनियाजिड से बनाए गए थे, तो ऐसे ही जो एसिटाजोलामाइड डायोटिक्स बनाया गया ना, उसके जो फादर हैं वो सल्फोनामाइड ही है। सल्फोनामाइड को देख के ही तो एसिटाजोलामाइड को बनाया गया है पूरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये हमारे डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है। वाटर ऑस्मोटिक एजेंट में यूरिया आता है, आइसोसार्बाइड डार्बाइड आएगा, ग्लिसरॉल आएगा, मर्क्यूरियल्स में ये आता है, सल्फोनामाइड में ये आते हैं, थियाजाइड है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखें हम, फाइंड द थियाजाइड एंड हाइड्रोथियाजाइड डेरिवेटिव। कौन सा थियाजाइड है और कौन सा हाइड्रोथियाजाइड डेरिवेटिव, ये हमको बताना है। कौन सा थियाजाइड है और कौन सा हाइड्रोथियाजाइड डेरिवेटिव, ये हमको बताना है इसमें। क्वेश्चन अच्छा है, इसको बताएं आंसर आप लोग क्या होना चाहिए। देखो ये सब थियाजाइड एंड हाइड्रोथियाजाइड डेरिवेटिव है, क्लोरोथियाजाइड है, जाइपामाइड है, क्लोपामाइड है, सभी है हमारे थियाजाइड, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल हो जाएगा, सभी हमारे हैं। ये क्लासिफिकेशन है, सभी इसी में आते हैं हमारे, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहिबिटर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट, बताया कि नहीं मैंने? क्यों बताया था मैंने बेटा, ये आता है क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड सिंपोर्ट इनहिबिटर बोला गया। सिंपोर्ट समझते हो? ऐसा एक ही डायरेक्शन में दौड़ लगाने वालों को। सोडियम भी यहीं जा रहा है मेरे भाई, क्लोराइड भी यहीं जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहे थे, तो इस डायोटिक्स ने इनको रोका, नहीं तुम्हें ब्लड में नहीं जाना, तुमको यूरिन में जाना है, तो यूरिन में एक्सक्रीशन बढ़ गया, तो यही तो कहलाते हैं डायोटिक्स, ठीक है ना। तो इसको इनहिबिट करने वाला क्या कहलाता है? यही कहलाते हैं साइड 3 डायोटिक्स। कहां काम करते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, तो थियाजाइड आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। ये फ्यूरिसमाइड जो होता है, ये हमारा साइड 2 डायोटिक्स होता है बेटा। कहां पर होता है? लूपा फैमिली पर रहता है इसका काम। ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये तीनों यहां जाते हैं ऐसे ब्लड में, इन तीनों को रोकता है। ये को ट्रांसपोर्ट कहलाता है। जब 2 से ज्यादा लोग काम करने लगते हैं तो को वर्कर बोलते हैं ना, ऐसे ही को ट्रांसपोर्ट कहलाएगा ये हमारा, ठीक है। तो ये इसको इनहिबिट करता है, ये भी इसी को इनहिबिट करता है, ये भी इसी को। सब हमारे क्या है? ये लूप डायोटिक्स ही कहलाते हैं, हाई एफिकेसी डायोटिक्स। ये मर्सराइल भी है। इथकार्निक एसिड को अच्छे से ध्यान रखना बेटा, इथकार्निक एसिड में कहीं SO2NH2 नहीं है, लेकिन फिर भी डायोटिक्स सही है, ठीक है। इथकार्निक एसिड भी पहले यूज होता था, अब तो यूज नहीं होते, लेकिन ये बाकी के तीनों हमारे क्या है? हाई एफिकेसी डायोटिक्स में ही आते हैं। उनका मैकेनिज्म वही होता है
लूप ऑफ हेनले पर वो काम करते हैं। वही एक्सप्लेनेशन आ गया बेटा पूरा, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पूरा, ठीक है ना। तो ये मैं पहले ही आपको डायग्राम के साथ बता चुका हूं। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द फिनॉक्सी एसिड क्लास। बताइए फिनॉक्सी एसिड क्लास, एसिड तो एक ही दिख रहा है बेटा इसमें, हमें दिख रहा कि नहीं? ये तो एमाइड है, ये ऑल वाला है, ये लीन वाला है, तो इथक्राइनिक एसिड ही तो है हमारा। इथक्राइनिक एसिड मतलब हाई एफिकेसी डायोटिक्स होता है बेटा, ठीक है। वही आपका साइट 2 पर काम करता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, मतलब फ्यूरेसेमाइड के जैसा ही काम ये करने वाला है हमारा इथक्राइनिक एसिड। देखो इथक्राइनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, मैंने कहा था इसमें आपका कहीं पर सल्फोमाइल नहीं है। एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसे डायोटिक्स का नाम बताओ बेटा जिसमें सल्फोमाइल ग्रुप नहीं होता है, फिर भी वो डायोटिक्स के जैसा काम करता है, तो आंसर याद रखना है इथक्राइनिक एसिड। देखो फ्यूरिसमाइड का मैकेनिज्म आ गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्यूरिसमाइड कैसे काम करता है? फ्यूरिसमाइड बेटा आपका लूप डायोटिक्स होता है, ये साइट 2 पर काम करता है। साइट 2 पर क्या होता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट होता है, उसको इनहिबिट करना है। देखो कहां लिखा है, इनहिबिशन ऑफ द ल्यूमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, यही इसका आंसर होगा। ये कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर मतलब साइट 1 वाली बात आ चुकी है, जिस प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल की, तो इस पे कौन काम करता है? एसिटाजोलामाइड काम करता है। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट आ गया बेटा, तो ये डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल की बात आ गई, मतलब साइड 3 की बात आई मेरे भाई, तो यहाँ पे थियाजाइड काम करते हैं। और सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है उसको इनहिबिट करने का कौन काम करता है? ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड, ये कलेक्टिंग डक्ट पर होता है काम, ठीक है ना, उसमें ट्राइमेट्रीन और अमिलोराइड काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है क्लियर। ये पूरा एक्सप्लेनेशन अपन लोग कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एसिटाजोलामाइड कंटेन कौन सी रिंग होती है एसिटाजोलामाइड में? एसिटाजोलामाइड में थियाजोल रिंग होती है। कौन सी रहती है? थियाडायाजोल रिंग उसमें प्रेजेंट रहती है। एक सल्फर रहता है, 2 नाइट्रोजन रहते हैं। तो याद रखना है एसिटाजोलामाइड हमारा कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, और इसको ग्लूकोमा में भी यूज कर सकते हैं वैसा एसिटाजोलामाइड को, और माउंटेन सिकनेस में यूज करते हैं। जैसे मान लो अमरनाथ यात्रा चल रही है, ऊपर जा रहे हैं यात्रीगण, दिक्कत होती है, माउंटेन सिकनेस होता है, ऊंचाई पे जाने पे वोमिटिंग होने लगता है, नौसिया वोमिटिंग, तो ये एसिटाजोलामाइड को यूज किया जाता है। थियाजाइड थियाडायाजोल रिंग्स में प्रेजेंट रहती है, याद रखना है इसको, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, नाइट्रोजन है इसमें डबल, ये डबल नाइट्रोजन और सल्फर है, तो थियाडायाजोल रिंग ये आपकी कहलाती है। थियाडायाजोल रिंग इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको इसको, ओके। इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो ग्लिबिनिक्लेमाइड आल्सो नोन एज, भाई ग्लिबिनिक्लेमाइड का दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरे नाम, जैसे मैंने कहा था ना कि भाई मेरे 2 नाम ऐसे, ड्रगों के भी कई बार नाम होते हैं, तो ग्लिबिनिक्लेमाइड का दूसरा नाम होता है ग्लीविराइड होता है। ये है क्या? जीजी वाले, ये जीजी जो है ना, जीजी आ गया ना, समझ जाना, ये सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया कहलाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आता है? टॉलब्यूटामाइड आता है, क्लोरोप्रोपामाइड आता है, ये 2 आते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड जनरेशन में ग्लिमिप्राइड आता है, ग्लिब्राइड आता है, ग्लिक्लाजाइड आता है, तो ये सब आते हैं, ध्यान रखना। ये कॉमनली यूज होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं, तो इनको इंसुलिन गोगो भी बोलते हैं, तो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। मेटफॉर्मिन अच्छे से याद रखना बेटा, बिगवानाइड्स कैटेगरी में आता है हमारा। मेटफॉर्मिन में ध्यान रखना, इसका भाई था पहले फेनफॉर्मिन, ये क्या करता था? लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और फेनफॉर्मिन में कभी वर्तमान में देखा जाए जो ज्यादा लेते हैं ना, तो उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो फेनफॉर्मिन ज्यादा यूज करे ना, उसको विटामिन B12 की, और जो आइसोनियाजेड ज्यादा यूज करता है बेटा, ये याद कर लेना, उसको विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो आइसोनियाजेड एंटी टीबी ड्रग है फर्स्ट लाइन, उसको जो ज्यादा यूज करेगा उसको विटामिन B6 की हो जाती है, ओके। ग्लिबिनिक्लेमाइड आल्सो नोन, ये तो बता ही दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन भी पूरा कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिकलाजाइड। अब आ गया क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करा रहा था, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं बेटा, ये ग्लिकलाजाइड मतलब आपका सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, याद रखना है। थर्ड फोर्थ होता नहीं है इसमें, वो सेफेलोस्पोरिन में होता है, इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको क्लासिफिकेशन से। इसके बाद पायोग्लूटाजोन किसका डेरिवेटिव होता है बेटा? पायोग्लूटाजोन जो होता है थायाजोलिडीन डाइऑन डेरिवेटिव होता है, ये क्लास होती है। पायोग्लूटाजोन रोसिग्लूटाजोन आता है इसमें, पायोग्लूटाजोन आता है और रोसिग्लूटाजोन आता है। ये लोग क्या करते हैं? PPAR जो गामा रिसेप्टर होता है उस पर काम करते हैं, और इंसुलिन का जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उसके नंबर बढ़ा देते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह अगर कॉज हो जाता है ना, तो इनको दिया जाता है, पायोग्लूटाजोन और रोसिग्लूटाजोन को, अच्छे से याद रखना है इसको। ये है देखो हमारा एंटी डायबिटिक ड्रग होती है, टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं, ओवरकम करती है, ध्यान रखना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवर, कई बार क्या होता है इंसुलिन ज्यादा है फिर भी डायबिटीज हो जाती है,
तो ये क्या करता है, जो ग्लूट रहता है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ये स्केलेटल मसल स्पेस की सिंथेसिस को बढ़ाता है, और सिंथेसिस बढ़ता है तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। ये जो काम करते हैं किस पे करते हैं, पीपीआर गामा रिसेप्टर पर काम करते हैं। ये हमारा स्टीरॉयड रिसेप्टर होता है, स्टीरॉयड रिसेप्टर का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। ये लिखा ना पीपीआर गामा एक्टिवेटर्स होता है, याद रखना, ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन स्ट्रक्चर किसका है बेटा, गिवन स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन अल्टरनेट, लगा रहे हैं दौड़ना, जब नाइट्रोजन अल्टरनेट दौड़ लगा देना तो वो आपका बिगवानाइट्स की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, बिगवानाइट्स की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आएगा मेरा, बिगवानाइट्स की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन तो बंद कर दिया हम लोगों ने, लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था। ये दिख रहा है आपको, अल्टरनेट नाइट्रोजन रहता है, इनका काम क्या होता है, ये देखो, ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम कर देते हैं लिवर से, जैसे आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इन्वर्ट कर देंगे, ये इनका मैकेनिज्म होता है। इनको टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज करते हो, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग है ये। इसके बाद है 2N फिनाइल कार्बामिडोइल ग्वानाइड, ग्वानाइड वर्ड आ गया बेटा आपको, अब ग्वानाइड वर्ड आ गया है तो ध्यान, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन टफ बना दिया, वो एम्लोडिपिन वाला जैसा नहीं बनाया, डीएचपी जैसा नहीं बनाया ये क्वेश्चन, कि डीएचपी में तो उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था, मान लो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे देते ये वाला, और बाकी दे देते क्लोरोपेरामाइड, ग्लिमिब्राइड या कुछ और दे देते तो सरल था। अब बेटा ग्वानाइड तो लिख दिया इनने, ग्वानाइड तो सब है बेटा, फॉर्मिन वाले सब ग्वानाइड होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो फिनाइल इथाइल वाला जो पार्ट है वो केवल फेनफॉर्मिन में है, दिख रहा है ना, फिनाइल फेन फेन, तो ये इसलिए इसको अलग कर दिया गया। इसी फिनाइल इथाइल के कारण तो इसमें क्या आया था, लैक्टिक एसिडोसिस आया, फिर ये मिथाइल ग्रुप ले लिया वहां पर सिंपली, तो प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी। तो याद रखना ये स्ट्रक्चर किसका है, फेनफॉर्मिन का नाम होता है, ध्यान रखना फेनफॉर्मिन, ये दिख रहा है आपको, ये है स्ट्रक्चर फेनफॉर्मिन का। यहां पर क्या था, ये जो फिनाइल है ना, ये फिनाइल ही तो समस्या क्रिएट कर रहा था, तो इसको अलग कर दिया गया, हटा के इस पे मिथाइल लगाया तो बन गया मेटफॉर्मिन, समझ गए। तो ये याद रखना है आपको, एंटी डायबिटिक ड्रग थी, अब यूज नहीं करते, बिगवानाइड क्लास की थी फेनफॉर्मिन। इसमें देखो ये ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपके यही है, हमारे बिगवानाइड दिया जाता है या आपका थायाजोलिडिन डायोन दिया जाता है, ये आपको क्लियर याद रखना है। DPP-4 इनहिबिटर होते हैं, GLP, उसमें आपका सीटाग्लिप्टिन आते हैं, ग्लिप्टिन आपके DPP-4 होते हैं, ठीक है ना। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर होते हैं ये हमारे। GLP होते हैं, ये एक्सिनिटाइड आता है, ठीक है। SGL2 में याद रहना फ्लोजिन वाले आते हैं, ये याद कर लेना अच्छे से। D2 एगोनिस्ट में कौन आता है, ब्रोमोक्रिप्टिन आता है। एमाइलिन एनालॉग में क्या आता है, प्रामिलिनटाइड आता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोकने वाले कौन है, कार्बोज, मैग्लीटोल और बोगलीबोज। ये पूरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसको 5 स्टार रेटिंग में आप लिख लो और नोट कर लो, इससे क्वेश्चन आएगा आएगा मतलब आएगा। और इंसुलिन का जो डोजेस फॉर्म होते हैं, इंसुलिन के जो फॉर्म होते हैं, लेंटे, सेमी लेंटे, उनको याद कर लो, इनको याद कर लो, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी है यहां से आने की। आर प्रेजेंट इन द टॉलब्यूटामाइड स्ट्रक्चर, तो इस टॉलब्यूटामाइड के स्ट्रक्चर में आर बेटा क्या होता है, मिथाइल होता है। आर क्या होता है मेरे भाई, मिथाइल होता है। अगर आप क्लोरो लगा दोगे ना तो वो क्लोरोप्रोपामाइड कहलाता है। फिर क्या कहलाता है, क्लोरो। अगर आपसे पूछते क्लोरोप्रोपामाइड में क्या है तो क्लोरो है, और टॉलब्यूटामाइड में क्या है हमारा, CH3 होता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपका CH3 रहेगा, दिख रहा है ये आपको, फर्जनेशन है, टॉलब्यूटामाइड है। कार्बोट्यूमाइड में क्या होता है, NH2 हो जाता है, क्लोरोप्रोपामाइड में क्लोरो आ जाता है। गिवन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है बताइए, अब फिनाइल तो है नहीं इसमें, तो स्ट्रक्चर किसका होगा बेटा, फेनफॉर्मिन का तो होगा नहीं। अल्टरनेट नाइट्रोजन इसमें दौड़ लगाए हुए हैं, तो ग्वानाइड तो है ही हमारा ये, तो लेकिन अब फेनफॉर्मिन तो है नहीं, तो क्या है बेटा हमारा मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है ना। जो टॉलब्यूटामाइड है सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, पायोग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डाइऑन डेरिवेटिव है। तो ये एक बार ऑप्शंस की भी रिवीजन अपन करते चले तो बेटर रहता है। नेक्स्ट यहां दिख रहा है आपको मेटफॉर्मिन है ये हमारा, देखो इसमें फिनाइल लगा दो बेटा यहां पर तो बन गया फेनफॉर्मिन, हो गई लैक्टिक एसिडोसिस, समझ गए। अब अगर हमने यहाँ पे मिथाइल लगाया तो मेटफॉर्मिन हो गया। 1,1 डाइमिथाइल बाइग्वानाइड्स होता है, वो क्या रहेगा, फिनाइल रहेगा उसमें, ठीक है ना। ये आपका पायोग्लिटाजोन है, ऑक्साजोलिडिन डाइऑन होता है, देखो ये डाइऑन दिख रहा है, ये यहाँ पर भी ऑक्साजोलिडिन डाइऑन डेरिवेटिव ये दिख रहा है आपको, ये है डाइऑन है इसमें, ठीक है ना। ये फेनफॉर्मिन हो गया, देखो इसमें आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। फिनाइल इथाइल रहता है, टॉलब्यूटामाइड में क्या रहता है, यहाँ पर CH3 रहता है, क्लोरोप्रोपामाइड में क्या होता है, क्लोरो होता है। आइडेंटिफाई द ड्रग यूजर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर मतलब एब्जॉर्प्शन को रोकने वाले ड्रग है ये, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखें
एक एक करके। टॉलब्यूटामाइड तो हमको पता है बेटा सल्फोनाइल यूरिया है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है। रेबाग्लिनाइड हमारा मैग्नीटाइड डेरिवेटिव होता है, ये इसी के जैसा काम करता है। रोसिग्लूटाजोन पायोग्लूटाजोन क्या होता है, पीपीआर गामा रिसेप्टर पर काम करता है, तो इसमें मैग्लिट्रॉल आएगा। ये हमारा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक है ना। ये मैग्नेट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ GLP-1। फ्लोजिन GLP-1 आपसे पूछ रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। जो आपका GLP-1 को जो क्या करता है, जो आपका यहां पर GLP-1 को क्लासिफाइड एज अ GLP-1 उसको अफेक्ट करके जो काम करता है, उसमें याद रखना है बेटा एक्सोनेटाइड ड्रग आती है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एक्सोनेटाइड ड्रग उसमें रहती है हमारी GLP-1 वाली। ध्यान रखना, ये दिख रहा है आपको, GLP जो रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, इंक्रीज द ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रीशन। ये एक हमारा जो रहता है ना GLP-1 एक रिसेप्टर होता है, अगर ये एक्टिवेट होता रहता है ना, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड बोलते हैं उसको अपन, तो ऐसा लगता है हमारी बॉडी को ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड है इसका नाम। तो ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड का मतलब क्या, हमारी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि ग्लूकोज आ गया है, तो ग्लूकोज आता है तो हमारी बॉडी में क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो यही काम ये करता है, उसका एगोनिस्ट होता है बेटा ये एक्सिनेटाइड, ठीक है ना, उसका एगोनिस्ट होता है। जब ये उस पे जाके एगोनिस्ट काम करेगा तो इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा, इंसुलिन का रिलीज बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्पेशल ड्रग है, GLP-1 का एगोनिस्ट होता है, ठीक है ना। अब ये आ गया देखो, टॉलब्यूटामाइड का आयोपेसिनेम इन्होंने हमसे पूछ लिया है। अब टॉलब्यूटामाइड का आयोपेसिनेम इन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है ना। अब इसको हमको आंसर करना है। तो देखो टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखा था, इसमें जो रहेगा हमारा 1-ब्यूटाइल 3-पैरा-टॉलाइल सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है ना। सल्फोनाइल यूरिया तो सभी में है, ये तो सब कॉमन कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन आपको टफ बना दिया बेटा उन्होंने, ठीक है ना। ये 1-ब्यूटाइल कर दिया यहाँ पर और पैरा भी लिख दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर रहता है। तो इसमें हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है इसका, इतने क्लोज ऑप्शंस आपको आएंगे नहीं। ये तो क्या है, तक बच्चे ने हमको क्वेश्चन बता दिया, हमने उसके ऑप्शंस बना दिए, लेकिन सिंपल सा रहता है इसमें। देखो 1-ब्यूटाइल है पहले नंबर, तो ये देखो ये ब्यूटाइल हो गया हमारा, ठीक है ना। और इसके बाद पैरा-टॉलाइल सल्फोनाइल, ठीक है ना, ये पैरा हो गया। देखो यहाँ पर ये टॉलुइन है हमारा, ये आपका पैरा ग्रुप हो गया, पैरा सल्फोनाइल हो गया ये हमारा। और यूरिया ये NH2CO NH2 क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है बेटा, तो ये उसका नाम हो गया, पैरा रहता है इसमें, ठीक है ना, पैरा पोजीशन पर रहता है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद रिंग प्रेजेंट होता है नेटाग्लिनाइड। नेटाग्लिनाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा, नेटाग्लिनाइड के स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट होती है। साइक्लोहेक्सेन जो रहती है वो रिंग प्रेजेंट होती है। ये भी इसका मैकेनिज्म भी किसके जैसा होता है हमारा, जो आपका सेम सल्फोनाइल यूरिया के जैसा ये काम करता है। इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग आपकी प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं इसमें, इसको ब्लड ग्लूकोज लोबलिंग ड्रग बोलते हैं। ये इसका देखो साइक्लोहेक्सेन इसमें प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका बेटा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये तो, एक ही तो है यार, क्लोरो वाला, क्लोरोप्रोपामाइड। ये क्लोरोप्रोपामाइड CH3 लगा दो, टॉलब्यूटामाइड बन जाएगा। रापाग्लिनाइड होगा नहीं यहाँ पर, नेटिग्लिनाइड होगा ही नहीं आंसर, ये तो मैग्लिनाइड डेरिवेटिव में आते। तो टॉलब्यूटामाइड में CH3 होता है और यहाँ पर क्लोरोप्रोपामाइड होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, पहले ही मैंने इसको कई बार आपको डिस्कस किया हुआ है। ये आपका क्लोरोप्रोपामाइड हो गया। इसके बाद ग्लिपिजाइड में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें बेटा पायराजीन रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, पायराजीन रिंग। जैसे अमिलोराइड में थी, अमिलोराइड में भी पायराजीन रिंग थी बेटा, ऐसे ही आपको याद है ना ग्लिपिजाइड में भी कौन सी रिंग होती है, पायराजीन। ये किस में आता है, सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया होता है, पोटेशियम चैनल का ब्लॉकर होता है, ध्यान रखना। ये दिख रही ना आपको, पायराजीन, आमने सामने नाइट्रोजन, पायराजीन। रिंग प्रेजेंट इन द ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिप्राइड में कौन सी रिंग होती है बेटा, ग्लिमिप्राइड की जरूर याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लिमिप्राइड की इसमें याद रखना पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, इसमें इस तरीके वाली रिंग रहती है, ये पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है ग्लिमिप्राइड में, सेकेंड जनरेशन होता है। और इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा, पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। क्या रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, पायरोल रिंग आपकी प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है, पायरोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ये देखो पायरोल रिंग है ना, पायरोल रिंग रहती है। इस गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, टॉलब्यूटामाइड का है, कई बार बता चुका हूं बेटा। CH3 टॉलब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड में क्लोरो आ जाता है, ग्लिप्लाजाइड का तो है नहीं स्ट्रक्चर ये, अभी देखा था उसमें अपन ने, पायराजीन रिंग रहती है, इसमें तो है नहीं कहीं। मेटफॉर्मिन में बिग्वानाइड होता है, फेनफॉर्मिन में भी बिग्वानाइड होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या बचा आपका, ये लास्ट में आपका टॉलब्यूटामाइड।
सिलेक्ट द सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव एक्सेप्ट, मेरे सब सल्फोनाइल यूरिया के डेरिवेटिव हैं, सब सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है, एक नहीं है। देखो एसीटोहेक्सामाइड, ठीक है ना, आप ग्लिमिमाइड, ग्लिमिप्राइड, ये सब आपके हो सकते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन तो हमको पता है ना बेटा बिग्वानाइड में होता है ये बिग्वानाइड। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। एक्सेप्ट लगा है ना, तो बी आंसर होगा। ये है क्लासिफिकेशन, दिख रहा है हमको, ये आपके सल्फोनाइल यूरिया का क्लासिफिकेशन है। तो शॉर्ट एक्टिंग होता है टॉलब्यूटामाइड, इंटरमीडिएट एक्टिंग में एसीटोहेक्सामाइड आता है, लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है? क्लोरोप्रोपामाइड आता है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम टॉलब्यूटामाइड के CH3 को हटा के क्लोरो लगा देते तो क्या फायदा होता है? बिना फायदे के कुछ नहीं चलता इसमें, फायदा होगा। क्लोरोप्रोपामाइड कैसा हो जाता है? लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम टॉलब्यूटामाइड के मिथाइल को हटा के क्लोरो लगाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। ठीक है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चर किसका होता है? ये आपका मैग्नीटाइड का स्ट्रक्चर होता है। मैग्नीटाइड का स्ट्रक्चर है हमारा, याद रखना। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द, किसका है? मैग्नीटाइड का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना आपको। मैग्नीटाइड जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, टाइप 2 डायबिटीज में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो डायबिटीज वाला टॉपिक है ना, इसमें क्या करना आपको बेटा? क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज भी याद कर लेना, मैकेनिज्म वाइज भी याद कर लेना, इंसुलिन के प्रिपरेशन को भी याद कर लेना। ये तीन चीजें अच्छे से आप पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। इंसुलिन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना। इंसुलिन में देखो 51 अमीनो एसिड होते हैं बेटा, ठीक है ना, 51 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ए चेन होती है, बी चेन होती है, ठीक है ना। ये याद रखना है इंसुलिन का। इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है, इंसुलिन पर भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड होता है हमारा इंसुलिन, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, सब पॉइंट्स को आप रिवाइज करें, नोट कर लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।